कन्विंस करेंगे, पार्टी को अच्छा नहीं लगता है। कन्विंस करने वाले लोग किसी को वो पसंद नहीं है। तो कनेक्ट करने के लिए एक दो डायलॉग मैं आपके सामने रखता हूँ और पार्टी को मैं बोलता हूँ कि आपका अरेंज मैरिज होने दो या लव मैरिज होने दो, लेकिन भगवान ऐसी जोड़ी बनाता है, एक का स्वभाव होता है बचत करने वाला, एक का स्वभाव होता है खर्चा करने वाला। आप दोनों में कौन कैसे है? रेयरली दोनों बचत करने वाले होते हैं, रेयरली दोनों खर्चा करने वाले होते हैं। आप दोनों कौन कैसे है, ऐसा मैं पूछता हूँ। ऐसा जब भी डायलॉग लगाता हूँ तभी क्या होता है मालूम है? हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देखते हैं, एकदम स्वीट स्माइल देते हैं, तभी समझने का कि मैं कनेक्ट हो गया। ऐसा स्माइल नहीं दिया तो समझने का कुछ गड़बड़ है, समझा नहीं उनको मैं क्या बोलूं। तो स्माइल देके बोलते हैं कि मैं बचत करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा खर्चा करती है, या वो खर्चा बचत करती है, मैं खर्चा। तभी मैं बोलता हूँ, सब इसने बोला कि मिसेस थोड़ा सा उनका स्वभाव जो है खर्चा करने वाला है, मैं थोड़ा। तभी बोलता हूँ कि इसके लिए भगवान ने आपके साथ शादी हो गया, उनका ये स्वभाव ऐसा ही रहेगा, इसके लिए तो शादी हो गया। लेकिन आज मेरा प्रेजेंटेशन क्या आपको साथ में मैंने क्यों बुलाया? आपके प्रेजेंटेशन के बाद वो आपको सपोर्ट हो जाएगा, उनको किधर खर्चा करना चाहिए, किधर ये आपको मालूम पड़ेगा। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि वो बोलते कि हस्बैंड का जो स्वभाव जो है खर्चा वाला होता है, उनका स्वभाव, वो हाउसवाइफ भी होती है। मैं बोलता हूँ कि ये परिवार की जो जिम्मेदारी है ना, ये आपकी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उनका स्वभाव है खर्चा वाला है, वैसा ही रहेगा, इसके लिए तो शादी हो गया, लेकिन ये पूरा जिम्मेदारी आपकी है, ऐसा बोलता हूँ। कभी कभी बोलते हैं कि दोनों बचत करने वाले होते हैं, ऐसा बोलते हैं। मैं तभी बोलता हूँ कि मराठी में बोलते हैं दुधामध्ये साखर है ना, दूध में शक्कर, ऐसा बोलता हूँ कि दोनों बचत करने वाले होते हैं तो आपका तो भविष्य एकदम उज्ज्वल है, ऐसा मैं बोलता हूँ। और कभी कभी बोलते हैं कि हम लोग दोनों जो है ना वो खर्चा करने वाले, ऐसा तभी बोलता हूँ। तो आप चिंता मत करना, आप ये परिवार की जिम्मेदारी अभी मेरी है। आप दोनों का स्वभाव ऐसा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए भगवान ने आपको आपके साथ मुझे भेजा है और ये परिवार की जिम्मेदारी आज मेरी है। इस तरह से मैं बातचीत करके मेरा प्रेजेंटेशन का शुरुआत करता हूँ, जिससे मैं कनेक्ट। किसी का बर्थ होता है, जीरो बोलता है बर्थ होता है, और एक दिन अपने को जाना है, ये हमारा लाइफ है। और लाइफ में ना 4 स्टेज होती है, 4 स्टेज होती है। 0 to 20 ये जीवन का फर्स्ट स्टेज है। इस स्टेज में पैसे की जरूरत होती है, लेकिन हमारा मम्मी डैडी ख्याल रखते हैं। 20 to 40 ये जीवन का सेकेंड स्टेज है। ये स्टेज में भी पैसे की जरूरत होती है, लेकिन अपना इनकम चालू होता है, जिम्मेदारी कुछ नहीं होती है। जिम्मेदारी की शुरुआत होती है 20 to 40 में। 40 to 60 ये जीवन का थर्ड स्टेज है, हाईएस्ट जिम्मेदारी वाला स्टेज है 40 to 60। और जो लोग ये जिम्मेदारी बोले तो पैसा लगता है, और इसका जो लोग तैयारी करके रखते हैं उनका क्या कंडीशन है, जिनका जो लोग तैयारी नहीं करते हैं उनका कंडीशन है, वो अगला मैं प्रेजेंटेशन में आपको बताने वाला हूँ। और 60 से लेके भगवान ने जो लाइफ दिया है, ये जीवन का फोर्थ स्टेज है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, सभी पार्टिसिपेंट को एक रिक्वेस्ट से लेके भगवान ने जो लाइफ दिया है, ये फोर्थ स्टेज है और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। 60 से लेके भगवान ने जो लाइफ दिया है, एंड जब भी आपका जो 60 होगा आपके पास बहुत कुछ होगा, मैं बोलता हूँ। लेकिन आपके पास 2 चीज होना बहुत जरूरत है। एक रिटायरमेंट फंड होना चाहिए, एक पेंशन होना चाहिए। एक रिटायरमेंट फंड होना चाहिए, एक पेंशन होना चाहिए। रिटायरमेंट फंड इमरजेंसी के लिए होता है, पेंशन जीने के लिए होता है। आपने मेहनत करके जो भी एसेट्स क्रिएट किया उसके ऊपर आपका कंट्रोल चाहिए, तो आपके पास फंड होना चाहिए। और आपके पास बहुत सारा एसेट्स है, हाथ में फंड नहीं है। आपके घर में जिसके पास फंड होगा वो आपने बनाया हुआ एसेट्स के ऊपर कंट्रोल करेगा। लेकिन ये फंड अलग अलग रीजन से खत्म हो सकता है। किधर जाता है फंड? मैंने बहुत लोग रिटायर्ड हुए देखा, हाथ में बहुत अच्छा फंड आया उनके पास में, 5 साल के बाद जाता उनके पास वो फंड होता नहीं है। किधर जाता है? कल बेटा बोलता घर लेने के लिए मदद करना, कल बेटी की शादी करना है। और हमारे आजू बाजू वाले जो लोग हैं, अपने लोग जो वो रिटायर्ड होने वाले लोगों के पास नजर लगा के बैठते हैं, ये व्यक्ति कभी रिटायर्ड होती है, उसका बेनिफिट कैसे लिया जाए। और ये फंड खत्म भी हो गया, आपके पास एक पेंशन होना बहुत जरूरत है। आपके पास एक पेंशन होना बहुत जरूरत है। और पेंशन मतलब एक पॉलिसी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास है ना पेंशन, मेरे पास पॉलिसी है ना, ये कंपनी का है ना, LIC का पॉलिसी लिया है ना। पेंशन मतलब पॉलिसी नहीं है। आज पेंशन का मतलब, उसका मीनिंग अभी बताने जा रहा हूं। 1 तारीख हो गया, बैंक में गए, शटर ओपन हो गया, अकाउंट देखा,
हस्बैंड वाइफ को उनकी लाइफस्टाइल चलाने के लिए जितना पैसा लगता है उतना आना चाहिए, उसको पेंशन बोलते हैं। किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपका जो 60 का जो लाइफ है, 60 में जो आप जी रहे थे, उसको कंटिन्यू करने के लिए जितना हर महीना पैसा लगता है उतना आना चाहिए, उसको बोलते हैं पेंशन। आज इंडिया में 60 होने के बाद हर एक के पास 2 ऑप्शन है ना। एक ऑप्शन का नाम है गिव, दूसरा ऑप्शन के नाम है टेक। लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि 60 के बाद इंडिया में 5 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन बच्चों के ऊपर डिपेंड होना, ये फर्स्ट ऑप्शन है। बहुत जगह पे बच्चे लोग नहीं देख रहे, मैं थोड़ा सा फास्ट जाता हूं कि टाइम कम है, मुझे 5 सब्जेक्ट क्लियर करना है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों का डिपेंड होना, बहुत जगह पे बच्चे नहीं देख रहे, उसका रीजन अलग अलग है। दूसरा ऑप्शन है मैं हमारा समाज में कोई देखता रहे है देखना, ये दूसरा ऑप्शन है। बच्चे ही नहीं देख रहे तो समाज वाला किधर देखेगा। तो तीसरा ऑप्शन है शरीर साथ नहीं देता तो भी काम पे जाना। 60 उम्र के बाद हेल्थ अच्छा रखने के लिए काम करना चाहिए, समाज सेवा करके काम करना चाहिए, लेकिन घर चलाने के लिए जो काम करता है वो जीवन में फेल हो गया, मैं ऐसा बोलता हूं। लेकिन बहुत लोगों को काम करना पड़ता है। चौथा ऑप्शन है ओल्ड एज में जाके रहना। ओल्ड एज में आज कोई गरीब व्यक्ति नहीं है, एक जमाने में अमीर थे, आज जो पैसे नहीं है वो लोग ओल्ड एज में है। पांचवा ऑप्शन है अपना पैसे के ऊपर राजा जैसे जीना, अपने पैसे के ऊपर राजा जैसे जीना। ऐसा 5 ऑप्शन हर एक के पास है। आप ये वो ऑप्शन सिलेक्ट करना, भगवान आपको तथास्तु बोलेंगे। लेकिन इसको मैं समरी बता दूं तो लाइफ में 2 ही ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन का नाम है गिव, दूसरा ऑप्शन का नाम है टेक। 25 से लेकर 60 उम्र तक दुनिया का सबका ख्याल रखते रखते, पूरा फैमिली का ख्याल रखते रखते आपने अपने बारे में भी सोचा तो अपना जो हाथ देने वाला है हमेशा देने वाला रहेगा। लेकिन दुनिया का सब ख्याल रखते रखते आप अपने बारे में नहीं सोचा, आपने बोलता मैं और मेरे बिजनेस, उसके बारे में नहीं सोचा। जो अपना जो हाथ है वो लेने वाला बनता है। आज इंडिया में 100 लोग रिटायर्ड होते हैं, 100 लोग रिटायर्ड होते हैं, उसमें से 63% लोगों का जो हाथ है लेने वाला है। आज इंडिया में 100 लोग रिटायर्ड होते हैं, 63% लोगों का हाथ जो है लेने वाला है। ये व्यक्ति गवर्नमेंट हो सकता है, प्राइवेट में हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, सर्विस क्लास हो सकता है। 100 लोग 60 उम्र के बनते हैं, उसमें से 63% लोगों को दूसरे के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है। ये 63% मतलब एक बहुत बड़ा खड्डा है। एक खड्डे में बहुत लोग गिर रहे हैं और उसके 5 रीजन है। ये 5 रीजन मैं हर एक के माइंड में फिट कर देता हूं। ये हर एक के माइंड में फिट इसके लिए कर देता हूं कि उसने भी एक खड्डे में गिरना नहीं चाहिए। और मेरे पास सबके पास पहुंचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको जो जानता है उन्होंने भी एक खड्डे में गिरना नहीं चाहिए। तो इसके लिए सभी के माइंड में ये 5 रीजन मैं फिक्स कर देता हूं। पहला रीजन ये निकला, ये खड्डे में गिरने का मतलब 60 उम्र के बाद दूसरे के ऊपर डिपेंड होना मतलब खड्डा है। खड्डे में गिरने के 5 रीजन एकदम ध्यान से अपने को सीखना सुनना पड़ेगा, माइंड में एकदम डालना पड़ेगा। पहला रीजन ये निकला कि 60 के आगे का जर्नी के बारे में बताने वाले बहुत कम लोग हैं। ये पहला रीजन निकला। लोगों ने आज तक जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो सब 60 उम्र के पहले के जीवन के लिए किया। जो बेचने वाला आता है वो 60 उम्र के पहले के लिए बेच रहा है। लेने वाला भी बोलता है कि मुझे 60 उम्र का पहला मतलब मुझे 5 साल का प्लान दे दो, 10 साल का प्लान दे दो, वो ले रहा है। 60 का आगे का जर्नी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि बताने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, समझने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। ये डिफिकल्ट काम कोई नहीं करना चाहता और ये सबसे डिफिकल्ट काम मैं करता हूं, ऐसा मैं बोलता हूं। सबसे डिफिकल्ट काम ये मैं करता हूं, 60 का आगे का जर्नी का तैयारी में करके देता हूं। ये पहला ये रीजन निकला, इसके बारे में जानकारी देने वाले बहुत कम लोग हैं। दूसरा रीजन एक निकला, 25 से लेकर 60 उम्र तक लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। हम लोगों को कौन सा चीज पहला करना, कौन सा चीज बाद में करना ये मालूम नहीं पड़ता। लोग अपने को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। ये दूसरा रीजन निकला, एक खड्डे में गिरने का। किसी को पूछो, वो बच्चों के लिए जो चाहिए करने के लिए तैयार है, खुद के लिए कुछ नहीं करते हैं। ये दूसरा रीजन है। अपने मम्मी डैडी को पूछो, हमारे मम्मी डैडी रहेंगे, उनको पूछो उन्होंने उनके जीवन के लिए क्या किया। कुछ नहीं किया रहेगा, कुछ नहीं। आपके लिए जो चाहिए उन्होंने किया, अपने खुद के लिए कुछ नहीं किया। अरे हम लोग भी वही कर रहे हैं। ये दूसरा रीजन निकला कि लोग अपने बारे में सोचते नहीं। तीसरा रीजन निकला का स्वभाव अलग अलग है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे 60 उम्र के बाद जिएगा, इसका क्या गारंटी? तभी तो लाइफ एंजॉय करे, ऐसा बोलते हैं। में बोलते हैं कि स्वभाव वाला अवश्य नहीं, यह स्वभाव बदल सकते हम लोग बोलते हैं। लेकिन उन्होंने आज तक मुझे बोला
उम्र में जिएगा इसका क्या गारंटी। वो लोग अभी जी रहे हैं और उनके हाथ में पैसे नहीं है, जीना मरना अपने हाथ में नहीं है। जीना मरना अपने जिए तो करेंगे क्या, उसका तैयारी करके रखना पड़ेगा। चौथा रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, सबसे ज्यादा ये गड्ढे में गिरने का ये रीजन है, ऑलवेज पोस्टपोन प्लानिंग, वेटिंग फॉर फेवरेबल टाइम एंड मनी विच रेयरली हैपन। लोग प्लान पोस्टपोन करते हैं, क्यों करते हैं? उनको प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पैसे का प्रॉब्लम है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है? टाइम नहीं समझने के लिए। ये दो मेन रीजन से लोग प्लान पोस्टपोन करते हैं। जो लोग प्लान पोस्टपोन करते हैं उनके जीवन में 99% प्लान बनता नहीं। आप तक आपने देखना, अपने आप को पूछो कितना चीज आपने बाद में बोला होगा अभी तक हुआ नहीं रहेगा, आप चेक करके देखना। इसके लिए मराठी में बोलते हैं नंतर म्हटलं की अंतर पडतं। आप कोई भी भाषा में बात करो लेकिन ये वर्ड, ये सेंटेंस आपको आना चाहिए, नंतर म्हटलं की अंतर पडतं। मतलब क्या, बाद में बोलता है तो चीज होता नहीं है। इसके लिए मैं किसी को भी पोस्टपोन करने के लिए कभी नहीं देता, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं लास्ट में क्वेश्चन बोलता हूं उनको, यस वर नो, यस वर नो, ये की रहता है। आपने नो बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना रिलेशन ऐसा ही रहेगा। लेकिन आपने यस बोल दिया, आपको पोस्टपोन करने मैं नहीं दूंगा, क्योंकि पोस्टपोन किया हुआ चीज होता नहीं है। और लास्ट रीजन ये निकला कि आपको इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जो आपका पीछे लग के करवा के ले ले। आप ये खुद होके ये 60 के आगे का जर्नी का तैयारी आप खुद होके कभी नहीं करोगे। आपके पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो व्यक्ति आपके जीवन में आता ही नहीं। इसके वजह से लोग एक खड्डे में गिरते हैं। मैं बोलता हूं, समझ, मैं आपके पास आया हूं, अभी मैं एकदम दिल से आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। 60 का आगे का जर्नी के बारे में बात हो रहा है। आपने बोला कि बहुत अच्छा, आज तक ये सब चीज मैंने सुना हुआ नहीं तो मुझे करना ही है। लेकिन एक काम करना, 15 दिन के बाद आ जाओ, 1 तारीख को चेक लेके जाओ, ऐसा आपने बोल दिया। और मैंने बोला ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम है, और मैं बैग लेके निकला। मैं पूछता हूँ ऐसा पार्टी को, मैं बैग लेके निकला, ये डील में लॉस किसका, ऐसा पूछता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि अपना खुद का लॉस है बोलते हैं, लेकिन कोई कोई होशियार व्यक्ति भी बोलते हैं सर अपना लॉस तो है ही, लेकिन आपका भी लॉस है ना, ये सब हो गया तो आपको भी कुछ मिलता था ना, ऐसा होशियार लोग बोलते भी है। मैं बोलता हूँ नहीं सर, लॉस सिर्फ और सिर्फ आपका है। क्योंकि आज जैसे आप एक अच्छे व्यक्ति को मैं मिलने के लिए आया, ऐसा मैं 100 लोगों को जाके मिल सकता हूँ। मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास भारत देश में किसी को भी जाके मिलने का लाइसेंस है। आपके जैसे अच्छा व्यक्ति को मैं कभी भी जाके मिल सकता हूँ, लेकिन मेरे जैसा 100 लोग आपके पास आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और सपोज आया होता तो ये सब एक्सप्लेन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, आपके पास ऑलरेडी प्लान होता। आपके पास नहीं है, इसका मतलब ये है कि मेरे जैसा व्यक्ति आपके पास आया नहीं। तो इस प्रकार का व्यक्ति आपको नहीं मिलता है जो पीछे लग के करवा के ले ले। इसके वजह से लोग खड्डे में गिरते हैं। अभी बच्चे लोग जब छोटे होते हैं, कुछ चीजें मम्मी डैडी उनके ऊपर छोड़ते हैं, कुछ चीजें करवा के लेते हैं, करके आप सब लोग अभी जो बैठे हैं 500 लोग जो बैठे हैं वो इतने अच्छे इसके लिए कि मम्मी डैडी ने कुछ चीजें आपके पास से करवा के लिया था। सब कुछ छोड़ा होता था, अब इस तरह से नहीं बैठते थे, बाहर जाके टाइम पास करते होते, आज ये सेशन अटेंड नहीं करते। तो मम्मी डैडी ने जरूर आपके पास से कुछ चीजें करवा के लिया होगा। और ये जो रिटायरमेंट प्लानिंग है ना, वो छोड़ के करने वाला नहीं है, करवा के लेने वाला चीज है। ऐसा मिशन है, भारत देश का कोई भी नागरिक 60 कंप्लीट होता है और वो मेरे कनेक्टेड आ गया, मेरे संपर्क में आ गया, मेरा रेडिएशन में आ गया, ये करके देना ये मेरा जिम्मेदारी है, ये मैं करके लेता हूँ। ये मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है। रीजन मैंने इसमें डाला है, इसके वजह से लोग खड्डे में गिरते हैं। और मैं सर एक ही काम करता हूँ, आपने बोला था मेरा हॉबी क्या है, मेरा हॉबी है कि ये 63% में से ये खड्डे में गिरने से लोगों को बचाने का कार्य करता हूं सर मैं, और कुछ नहीं कार्य करता हूं। ये मेरा फर्स्ट प्रेजेंटेशन हो गया। अभी मेरा दूसरा प्रेजेंटेशन मैंने बताया था 40 to 60, ये एज ग्रुप जो है इसमें लोगों ने तैयारी किया तो क्या होता है, तैयार नहीं किया तो क्या होता है, इसका ये प्रेजेंटेशन है। और आज का जनरेशन, आज का जो बच्चे जो है, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, बचत करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है उनको ये सब LIC बिलिसी उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो उनको ये प्रेजेंटेशन दे दिया 45 to 65, एक्चुअली 40 to 60 है, लेकिन 45 to 65 मैंने जानबूझ के किया। 45 to 65 ये जो एज है, ये हाईएस्ट जिम्मेदारी वाला एज है। लाइफ में जो जो जिम्मेदारी आएगा ये 45 to 65 में आता है। ज्यादा वाला एज है, लाइफ में जो जो जिम्मेदारी आएगा ज्यादातर तो 45 में 65 में आता है। 25 में अपना जितना इनकम है इससे कई गुना ज्यादा 45 में इनकम हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी इतना ज्यादा बढ़ती है
जिम्मेदारी इतना ज्यादा बढ़ती है, ये जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत लोग लोन करते हैं। लोन इतना ज्यादा करते हैं, इतना ज्यादा करते हैं, इसका ईएमआई बहुत लोग टाइम पे भर नहीं सकते। भरना नहीं ऐसा नहीं, उनको भरना है, लेकिन ईएमआई बहुत लोग टाइम पे नहीं भर सकते। ईएमआई टाइम पे नहीं भरा, आपने 3 ईएमआई टाइम पे नहीं भरा, ये अकाउंट को एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऐसा बोलते हैं। यानी अकाउंट एनपीए हो गया, जीवन में 2 खराब चीजें होता है। हमारा जो सिविल रिकॉर्ड खराब होता है। सिविल रिकॉर्ड को मैं हमेशा बोलता हूँ अपने बच्चों जैसा संभालना चाहिए। बच्चों, सिविल रिकॉर्ड क्या है आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप मालूम कर लो। ये सिविल रिकॉर्ड अपना अच्छा होना जरूर है, लेकिन बहुत लोगों का सिविल रिकॉर्ड खराब होता है। सिविल रिकॉर्ड खराब होता है और दूसरा चीज खराब होता है, वो बोलेगा तो जिधर से अपने लोन लिया है उधर के ब्रांच में चाय पीने के लिए घर में आते हैं, मतलब वसूली के लिए घर में आते हैं। ये ज्यादातर 45 to 65 में होते हुए मैंने देखा। इसके ऊपर मैंने आज भी उपाय निकाला, इसके ऊपर मैंने उपाय निकाला। अभी जो मेरे क्लाइंट है, उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है, अभी 25 साल का बेटा बेटी है, उसका नाम सब यक्स है, उसको मैं मिलता हूँ, उसको बोलता हूँ राजा 45 to 65 में ये सब प्रॉब्लम होता है। 45 to 65 में ये सब प्रॉब्लम होता है। समझ, इसका मैं नाम लेता हूँ यक्स, ये बेटा या बेटी है, उसका नाम लेता हूं मैं यक्स, और उसको बोलता है राजा ये सब प्रॉब्लम 45 to 65 होता है, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सपोज आपको 45 में 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये मम्मी डैडी को सब प्रॉब्लम वो देखता है इसमें, और उसको मालूम पड़ता है कि ये सब प्रॉब्लम हो रहा है करके, और सपोज इधर आपको सपोज 1 करोड़ की जरूरत है। आज से आप महीने का 20,000 रुपए साइड में करते हो तो 20 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपया मिलता है। 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आज का 10 लाख रुपया 20 साल के बाद का 1 करोड़ रुपया समान है, और 20,000 रुपया हर महीना आप साइड में करते हो तो 20 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपया तैयार होगा, 1 करोड़ आपके पास तैयार होगा। ये सब जो प्रॉब्लम है आप निकलेंगे। लेकिन ये कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है, वो बोलता है कि 20,000 रुपया साइड में करके 1 करोड़ कैसा बनता है, ऐसा पूछता है। मैं उसको समझाता हूँ 20,000 into 20 करेंगे तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 48 लाख, और कंपाउंडिंग की वजह से इसमें इंटरेस्ट मिलता है 52 लाख, और आपके पास 1 करोड़ रुपया तैयार होता है, और ये जिम्मेदारी के लिए आप रेडी बनते हो, और साथ साथ आप 52 लाख से रिच बनते हो, अमीर बनते हो। 48 तो आपका खुद का था, और 48 लाख से 52 लाख से बढ़ गया, मतलब आप रिच बन गए, ऐसा उसको बोलता हूँ। और ये बच्चा, ये जो बेटा है यक्स बहुत अच्छा था, आपके जैसा ही था। अब जो सुन रहे हैं ना वो सब लोग अच्छे बच्चे हैं, और आपके जैसा ये बच्चा था, उसने ये बात माना, ऐसा समझ के मैं चलता हूँ, और अकाउंट किया ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। उसका एक फ्रेंड है यक्स का एक फ्रेंड है, उसका नाम है भाई, उसका नाम है भाई, और उसको भी मैंने बताया, लेकिन भाई क्या बोलता है, अंकल हमारा जो एज है ये बचत करने वाला एज नहीं है। हमारा मम्मी डैडी ने किया रहेगा, नहीं कि हमारा जो एज है थोड़ा सा लाइफ एंजॉय करने वाला है, हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, मजा करेंगे, और आप जो बोलेंगे बाद में करेंगे। आपको क्या बोला था, बाद में करेंगे तो क्या होता है, नंतर मतलब के अंतर बढ़ता, बाद में बोला तो कोई चीज होता नहीं है, तो उसने बाद में बोला तो उसके जीवन में एक चीज होता नहीं है। लेकिन वो करे नहीं करे, एक चीज बढ़ रही है, और उसका एज उसका बढ़ रहा है, और 20 साल के बाद बना ये 45, 20 के बाद के बना 45, उसका जिम्मेदारी, उसका एज चालू हो गया। एक्स के पास 1 करोड़ रुपया नहीं आया, वाई के पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, अभी जिम्मेदारी सामने खड़ी है, उसको 1 करोड़ की जरूरत है, क्या करेगा वो 1 करोड़ रुपया एक लोन लेगा। 1 करोड़ रुपया लोन उसको मिलता है, उसका इनकम अच्छा है, लेकिन उसने बचत नहीं किया, उसका 1 करोड़ रुपया लोन मिलता है। 1 करोड़ के ऊपर वो 1 लाख का ईएमआई भरेगा, 1 लाख into 12 into 20 करेगा, ये 2 करोड़ 40 लाख रुपया भरेगा। 2 करोड़ 40 लाख रुपया ये भरेगा। 1 करोड़ तो उसने यूज किया, 1 करोड़ यूज किया उसने, और तो बचा कितना 1.4 CR, वो इंटरेस्ट का भरेगा। इंटरेस्ट भरेगा किधर से भरेगा, अपने मेहनत की कमाई से ही भरेगा। मतलब ये भाई जो है 1.4 CR से पुअर बन गया, गरीब बन जाता है, या 52 लाख से अमीर बनता है, और भाई जो है 1.4 CR से पुअर बनता है। अभी मजा देखना, अभी रियल स्टोरी चालू होता है, अभी रियल स्टोरी चालू होता है। अभी मैं ये भाई को जाके मिलता हूँ, उसका एज है 45, उसको जाके मिलता हूं मैं, और उसको बोलता हूँ राजा 20 साल पहले जब भी मिला था मैं आपको, तभी मेरा बात माना होता तो आज परिस्थिति थोड़ा अलग होता। लेकिन ये बात को मैं वापस दोहराता नहीं है, अभी मेरा दूसरा बात मानो, अभी आप 45 हो, दूसरा बात मानो, 20 साल के बाद बनेंगे आप 65, और ये 65 एक ऐसा एज है, ये एज में कोई किसी का होता नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल उनको मैंने बताया, रेमंड के जो ओनर है उनको उसका एग्जाम्पल बताया, गीता कपूर जी के बारे में उनको बताया, ये इसका सब वीडियो। इतने बड़े साहब, इनका नाम लेने लायक भी मैं नहीं हूं,
इनका नाम भी मैं नहीं ले सकता, इतने महान व्यक्ति है, इनका क्या कंडीशन है जरा सुन लो। ये इनका भारत देश का फर्स्ट रिपब्लिक डे था 26 जन को। उनको तभी के जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू साहब ने उनको फोन करके बुलाया, उनको बोला कि अपना प्रेजेंटेशन दे दो। वो सनई वादक है, तो सनई वादन का प्रेजेंटेशन देने के लिए उनको फोन करके बुलाया गया। इतने बड़ी महान व्यक्ति है। 1961 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला, 1968 में उनको पद्म भूषण मिला, 1980 में पद्म विभूषण मिला, 1994 में उनको संगीत नाटक का अवार्ड मिला, और 2001 में भारत देश का सबसे हाईएस्ट पद्म भारत रत्न मिला। मैं बोलता हूं उसमें से एक भी मुझे मिला होता, एक भी, मैं आज आपके सामने बात नहीं करता। मैं हवा में तरंगिक्स में उन्होंने एक लेटर लिखा। किनको लेटर लिखा? भारत देश के प्रेसिडेंट और भारत देश के प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा। वो बोलते हैं लेटर में, आप गूगल चेक करके देखना, आपने ये सब जो अवार्ड दिया है उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे आप घर चलाने के लिए पैसे का अरेंजमेंट करके दे दो, मुझे पेंशन की व्यवस्था करके दे दो, ऐसा लेटर उन्होंने लिखा हुआ है। मतलब मेरा एक डायलॉग था, याद है आपको? जब भी आपका 60 होगा, आपके पास बहुत कुछ होगा, ये दो चीज नहीं है तो आप जी नहीं सकेंगे। एक का नाम था रिटायरमेंट फंड, दूसरा का नाम था पेंशन। बोला था आज उन्होंने यही तो किया। बोलते उनका कोई उनका यूज नहीं है। अभी हम लोगों ने भारत देश के प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, अपना लेटर जाएगा उधर? अपना लेटर भी उधर नहीं जाएगा पढ़ने के बाद, आगे की बात। तो अपना प्लानिंग से कम ये 65 का आगे का जर्नी का तैयारी कर लो। ऐसा बोले तो भाई क्या बोलेगा? मैं जनरल में एक सवाल पूछता हूँ कि भाई क्या बोलेगा, लेकिन अभी भी आपको पूछने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। भाई बोलेगा अंकल आप जब भी 20 साल तभी मिले थे ना, मेरा एज कम था, 25 था, तभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था आप क्या बोल रहे हैं। अभी मैं फुल्ली मैच्योर्ड हूँ, मेरा एज है 45। आप क्या समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, मुझे अच्छी तरह समझ में आता है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास 1 करोड़ का लोन है और 1 लाख का EMI कैसा भरने का, इसके ऊपर मैं अभी दिमाग लगा रहा हूँ। और आप कितना भी अच्छा लेक्चर बताओ, आप और 10 एग्जाम्पल बताओ, मेरे से नहीं होगा, ऐसा भाई बोलेगा। वो गलत बोल रहा है, वो तो गलत नहीं, मगर वो तो सही बोल रहा है, उसका कंडीशन ऐसा है। अभी मैं एक्स के पास जाता हूँ और उसको बोलता हूँ राजा आपने 20 साल पहले मिले थे, तभी कुछ बातें बताया था, किया करके आप देखो आपका लाइफ क्या मस्त चल रहा है, आप राजा जैसे जी रहे, मस्त था। अभी मेरा दूसरा बात मानो, 20 साल के बाद है 65, इसका भी आप अभी से तैयारी कर लो, ऐसा उसको बोलेगा। बोला तो एक्स क्या बोलेगा? एक्स बोलेगा मैं तो रेडी है, मैं रेडी था, आप किधर थे, मैं आपको तो ढूंढ रहा था, मैं महीने का 1 लाख रुपया बचा सकता हूं, ऐसा एक्स बोलेगा। महीने का 1 लाख रुपया बचा सकता हूं, ऐसा एक्स बोलेगा। अभी 1 लाख इंटू 20 करेगा तो एक्स के जीवन में जब भी 65 होगा उसके पास 5 करोड़ रुपया तैयार होगा। 5 करोड़ 6% से कैलकुलेशन कर किया मैंने, तो 5 करोड़ होगा। 5 करोड़ एक कंपनी का चेयरमैन जब भी रिटायर्ड होता है तो भी 5 करोड़ मिलता है, वैसा ये एक्स को मिलेगा। वाई को कितना मिलेगा? वाई को कितना मिलेगा? वाई को कुछ नहीं मिलेगा। वाई ना सब लोन बिल खत्म करके बैठा है। अभी 65 उसके बाद 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन बच्चों के ऊपर डिपेंड होना, जो हाथ से आज तक दिया था वो हाथ से लेना, ये फर्स्ट ऑप्शन है। बहुत जगह पे बच्चे लोग नहीं देख रहे हैं, उसके रीजन अलग अलग है, वो रीजन में मैं जाना चाहता हूं। दूसरा ऑप्शन है शरीर साथ नहीं देता तो भी काम पे जाना। मैंने पहले बताया 60 उम्र के बाद जो पैसे के लिए काम करता है वो लाइफ में फेल हो गया। और तीसरा ऑप्शन है वृद्धाश्रम में जाना। मैंने बहुत सारे वृद्धाश्रम चेक किए, वृद्धाश्रम में आज कोई गरीब व्यक्ति नहीं है। एक जमाने में अमीर थी, आज पैसे नहीं, वो लोग वृद्धाश्रम में। ऐसा 3 ऑप्शन उनके पास होता है। एक्स एकदम राजा जैसे जीता है, राजा जैसे। क्या रीजन? एक ही रीजन, उसने स्टार्टिंग में सेविंग चालू किया। उसने 25 उम्र में जब भी फर्स्ट जॉब लगा तभी से सेविंग चालू किया। अभी क्या उसने स्टार्टिंग में पैसा जमा किया, जिंदगी भर मजा किया, जमा का उल्टा मजा किया। स्टार्टिंग में उसको थोड़ा तकलीफ हो गया ना, है ना? जब भी उसका 40,000 था तो 20,000 निकलने में थोड़ा तकलीफ हो गया। बाद में सुबह 1 लाख हो गया तो उसको कोई 20% ही हो गया, 2 लाख हो गया।
है ना, 10% ही होगा, उसको आगे जाके तकलीफ नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग में उसने पैसा जमा किया, जिंदगी भर मजा किया, लेकिन भाई ने क्या किया, भाई ने क्या किया, स्टार्टिंग में मजा किया, मजा, जिंदगी भर सजा। भाई बनना है आपको, यक्स बनना है कि भाई बनना है? बोलो बोलो, भगवान तथास्तु बोलेंगे। आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है, क्या बनना है आपको? यक्स बनना है कि भाई बनना है? जिनको जिनको बोला सब बोलते हैं मुझे यक्स बनना है। आप लोग भी, सब लोग यक्स बनना है, लेकिन यक्स बनना जो आपने बोला है उसको बोलते हैं मेंटल डिसीजन बोलते हैं। ये मेंटल डिसीजन कोई भी ले सकता है। फेल किधर होते हैं? फिजिकल डिसीजन में फेल होते हैं। फिजिकल डिसीजन में लोग फेल होते हैं। मेंटल डिसीजन, फिजिकल डिसीजन मतलब क्या है? मेंटल डिसीजन बोलेगा तो यक्स बनना, और फिजिकल डिसीजन बोले तो 20,000 जो साइड में करना है ना स्टार्टिंग में, उसको बोलते हैं फिजिकल डिसीजन। अभी 100 बच्चे बैठे हैं, टीचर आई, टीचर ने पूछा बच्चों को, कितना बच्चों को डॉक्टर बनना है? सब बच्चे लोग हाथ ऊपर करेंगे, मुझे डॉक्टर बनना है सर, मुझे डॉक्टर बनना है मैडम, सब लोग बोलेगा, उसको बोलते हैं मेंटल डिसीजन। लेकिन डॉक्टर बनने के लिए जो स्टडी करना पड़ता है, स्टडी, उसको बोलते हैं फिजिकल डिसीजन। फिजिकल डिसीजन में लोग फेल होते हैं। ये हो गया, आपको फिजिकल डिसीजन के ऊपर ध्यान देके करना पड़ेगा। एक सवाल है, इंडिया में आज 1000 प्रकार का इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। कितने? 1000 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। मेरा सवाल ध्यान से सुनना। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, अमीर लोग भी करते हैं, जिनका इनकम कम है वो भी करते हैं। हाईली एजुकेटेड लोग करते हैं, जिनका एजुकेशन कम भी है वो भी करते हैं। एजेड लोग करते हैं, जिनका एज ज्यादा हो गया वो भी करते हैं, जिनका एज कम है वो भी करते हैं। ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है? ये मेरा सवाल है। आंसर सुनने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं, इसमें मैं डायरेक्टली बोल देता हूं। ये सवाल मैं क्लाइंट को पूछता हूं। बहुत लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड, अरे म्यूचुअल फंड का एडवर्टाइजमेंट होता है, और इसमें और ये क्या है, किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, कोई कर करके नहीं बोलता है, लोग खुद होके करते हैं। ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है? बहुत लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड का तो एडवर्टाइजमेंट होता है, लोग बोलते हैं, कन्विंस करते हैं। बहुत लोग बोलते हैं एलआईसी, बोलते हैं एलआईसी के लिए तो अपने को बहुत सारा कन्विंस करना पड़ता है, लोगों को जाके मिलना पड़ता है। ऐसा एक इन्वेस्टमेंट है, कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। उसका नाम है बैंक फिक्स डिपॉजिट। बैंक फिक्स डिपॉजिट, ये उसका नाम है। तो मेरा एक सवाल पूछता हूं, अभी एक्चुअली 1 to 1 जब भी बैठता हूं ना, तभी उसको बहुत अच्छा होता है। मैं कुछ सवाल पूछता हूं उनको, आपके पास फिक्स डिपॉजिट है क्या? ऐसा मेरा एक सवाल होता है। बहुत लोग जो है वो है बोलते हैं, नहीं है तो नहीं बोलते हैं, है तो अप्रोक्सीमेटली कितने का है? मैं पूछता हूं उनको, और बोलते हैं कि मेरे पास 1 लाख का है, 2 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है। वो समझ के मैं माइंड में रजिस्टर करता हूँ। क्लाइंट जो भी बोलते हैं उसको माइंड में रजिस्टर होना जरूरी है। और उसने सपोज 5 लाख का बोला, 10 लाख का बोला, मैं उनको पूछता हूँ आपके पास एक 50 लाख का एफडी होगा तो आपका कैसा लगेगा? ऐसा मैं पूछता हूँ, आपके पास एक 50 लाख का एक एफडी होता तो कैसा लगेगा? चेहरे के ऊपर लोगों का 50 लाख सुन के जरा स्माइल भी आता है, आपके चेहरे के ऊपर भी आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है। बनाने के लिए आपको कितना टाइम जाएगा? ऐसा मेरा सवाल। आप भी अपने आप को पूछो, आप अपने आप को पूछो। सभी को मेरा एक सवाल है कि आपका इनकम कितना है आपको मालूम है? आपके खर्चे कितने आपको मालूम है? आप इन्वेस्ट सेविंग क्या क्या करते हैं मालूम है? ये सब संभाल के एक 50 लाख का एफडी आपको करना है, आपको कितना टाइम जाएगा? बहुत लोग बोलते हैं कि 50 लाख के बारे में अभी हम लोग सोच नहीं सकते हैं, ऐसा थोड़े लोग बोलते हैं। थोड़े लोग बोलते हैं कि मुझे 10 साल लगेगा, 10 साल लगेगा। तो मैं पूछता हूँ कि 10 साल बोलेगा तो आप हर साल 5 लाख बचा सकते हैं? 5 लाख बचा सकते हैं? बोलते कि 5 लाख नहीं, तो 5 लाख में नहीं बचाएंगे तो 10 साल में कैसा बनेगा? है वो मैं कैलकुलेशन में पूछता हूँ उनको, तो उनको माइंड में अच्छी तरह समझना चाहिए। तो बहुत लोग अभी इधर भी बहुत लोगों ने आंसर दिया 15 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, 25 साल लगेगा, ऐसा बोला। अभी अभी चैट बॉक्स में बंद करो, अभी ध्यान से सुनो। मैं एक आपको ऐसा आइडिया देने वाला हूं, कल का कल आपका 50 लाख का एफडी बन सकता है। वापस बोलता हूं, जिन्होंने अभी आंसर दिया उनको मैं बोलना चाहता हूं, आप कल का कल 50 लाख का एफडी बना सकते हैं। उसका एक बेस्ट आइडिया अभी मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। आपने 50 लाख का एफडी बनाने के लिए 15 साल, 20 साल, 25 साल क्यों लिखा मालूम है? क्योंकि 50 लाख का एफडी बनाने के लिए 50 लाख गुना
जरूरी है। ये फर्स्ट आंसर है जो आज आज आपके पास में नहीं है। सबसे पहले 50 लाख आपके पास होना चाहिए, 50 लाख एफडी बनाने के लिए। आपके पास 49 लाख रुपीस है और बैंक के जो ब्रांच मैनेजर आपके अंकल है, ऐसा समझ के चलना। आप बोल सकते हैं 1 लाख रुपए जो है मैं 6 महीने के बाद देता हूँ, 50 लाख का एफडी अभी दे दो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। वो बोलेंगे पूरा 50 लाख रुपया दे दो या 49 लाख का एफडी लेके जाओ, ऐसा बोले। तो 50 लाख का एफडी बनने के लिए 50 लाख रुपया 100% चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म का एफडी मिलता नहीं। बैंक का जो एफडी है उसके प्लस माइनस पॉइंट अभी मैं शेयर कर रहा हूं कि लॉन्ग टर्म का एफडी नहीं मिलता। आप बोलते हैं कि मुझे 50 लाख में एफडी करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा बना के दे दो मुझे 15 साल के बाद बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, 18 साल के बाद बेटी की शादी के लिए चाहिए, या 20 साल के बाद मुझे मेरे रिटायरमेंट के लिए चाहिए, ऐसा करके एफडी दे दो, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा एफडी मिलता नहीं, क्योंकि आरबीआई ने सभी बैंकों को इंस्ट्रक्शन दिया है इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है और कितना डाउन होगा मालूम नहीं है, इसके लिए लॉन्ग टर्म का जिम्मेदारी लेने का नहीं है, ऐसा बताया गया। इसके लिए एफडी 1 साल 2 साल 5 साल मैक्सिमम 10 साल का अवेलेबल है। चौथा पॉइंट इसमें ये हो गया कि इसमें जो इंटरेस्ट जो आएगा वो टैक्सेबल है। समझ आपने 50 लाख का एफडी किया और उसका 80 लाख मिलने वाला है, तो 30 लाख जो है इसमें से वो लोग टीडीएस कट करेंगे और टैक्स भरने को आएगा अपने को। एक तो वो टैक्स टीडीएस करेंगे ना, अपने इनकम में दिखा के आपको टैक्स भरने को आएगा। और पांचवा पॉइंट है कोई रीजन से बैंक को कल कुछ प्लस माइनस हो गया तो बैंक में खाली 5 लाख रुपया का प्रोटेक्शन होता है, और वो प्रोटेक्शन मतलब 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज होता है। और इंश्योरेंस का पैसा बैंक ने भरा रहेगा तो 5 लाख का प्रोटेक्शन अपने को मिलेगा और बाकी का पैसे गए। मैं अभी एग्जांपल और कुछ नहीं देना चाहता हूं, लेकिन अभी मैं ये हो गया बैंक का एफडी। ये पांचों पॉइंट आपको समझ में आया? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी दूसरा पार्ट देखना। अभी मैं 50 लाख का मैं क्या ऑफर कर रहा हूं देखना। हम लोग मैं 50 लाख का एफडी दूंगा, वो ईएमआई से। मैं 50 लाख का एफडी आपको देने वाला हूं वो इंस्टॉलमेंट से, मतलब एक साथ आपको 50 लाख रुपया देने का नहीं है। और वो इंस्टॉलमेंट में, जैसे लोग घर ईएमआई में लेते हैं, जैसे कार ईएमआई में लेते हैं, वैसा मैं ये जो एफडी है वो इंस्टॉलमेंट में आपको दूंगा। दूसरा, ईएमआई में आपको सब्सिडी मिलेगा, सब्सिडी वाले ईएमआई में डिस्काउंट मिलेगा। उसके कुछ क्राइटेरिया पास करना पड़ता है और ये क्राइटेरिया आप लोग पास करते हैं तो आपको इसमें ईएमआई में आपको डिस्काउंट मिलेगा। तीसरा पॉइंट है लॉन्ग टर्म का मिलेगा। लॉन्ग टर्म का बोलेगा तो 15 साल का मिल सकता है, 20 साल का। तो 15 साल के आगे का जो जिम्मेदारी है, 20 साल के जो आगे का जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी निभाने के लिए एफडी का आपको बेनिफिट होगा। चौथा पॉइंट, इसमें जो मैच्योरिटी आएगा एफडी का जो मैच्योरिटी है 100% टैक्स फ्री होगा। ये लिख के मिलेगा आपको, इसमें से 1 रुपया का टैक्स लगेगा नहीं। ये सबसे जबरदस्त बेहतरीन इसका बेनिफिट है। और पांचवा पॉइंट ये है, इसमें कैपिटल का 100% गारंटी होगा, गवर्नमेंट गारंटी आपको मिलेगा। आप जितना भी खाली 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ रुपया जितना भी पैसा रखेंगे उसको 100% आपको कैपिटल गारंटी मिलेगा। ये बैंक का एफडी है। और ये जो एफडी है ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को ये फिक्स डिपॉजिट एक कंसेप्ट है, ये कोई प्लान नहीं है, एक कंसेप्ट है जिसका अथॉरिटी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास दिया हुआ है। ये दिखने में आपको कौन सा अच्छा लगा, ये मेरा सवाल है। आप पहले वाले को ए नाम लिख दो, दूसरे वाले को बी नाम लिख दो, आपको कौन सा लगा? ए वाला अच्छा लगा कि बी वाला अच्छा लगा? सवाल है मेरा। आपको ए अच्छा लगा कि बी अच्छा लगा? बी अच्छा लगा। ओके, ठीक है। पहला मैंने बैंक का एफडी के बारे में एक्सप्लेन दिया, अभी मैं जो ऑफर किया वो दिया। अभी थर्ड पार्ट में ये 50 लाख का एफडी देखना। हम लोग 50 लाख का एफडी क्रिएट करते हैं, आपको 15 साल का ईएमआई देंगे, 15 इयर्स का आपको ईएमआई देंगे। तो ये ईएमआई का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई भी ईएमआई में इंटरेस्ट लगता है, इसमें इंटरेस्ट लगेगा नहीं, मतलब कैपिटल का ईएमआई इसमें बनता है। तो 50 लाख 15 साल में देना है तो साल का 3,33,333 ईएमआई आएगा। कैसे किया मैंने? 50 लाख डिवाइडेड बाय 15 किया तो 3,30,000 ये हो गया ईएमआई। हम लोग एफडी देते हैं ईएमआई। ईएमआई में क्या बोला था? सब्सिडी देंगे, सब्सिडी डिस्काउंट देंगे। 33,333 ये सब्सिडी है, आपको काट के ही देना है। ऐसा नहीं कि आपको पहला दे दो बाद में सब्सिडी आएगा, गैस सिलेंडर में आता, वैसा नहीं है। 33 तो ईएमआई कितना बचा? 3 लाख का बना, 3 लाख। तो पूरा
15 सालों में आप 45 लाख रुपए देते हैं। पूरा 15 साल में आप 45 लाख रुपए आप देते हैं। पूरा 15 साल में आपका हो गया 45 लाख। अभी बैंक का एफडी डबल होने के लिए 14 साल लगते हैं। मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ। 72 को इंटरेस्ट रेट से आप डिवाइड करते हो, 72 को इंटरेस्ट रेट से आप डिवाइड करते हो तो कितना साल में एफडी डबल बनती है मालूम पड़ता है। तो 72 को आज का जो इंटरेस्ट है 5%, उससे आपने डिवाइड किया तो 14 साल लगता है डबल होने के लिए। इधर इसी तरह एक करें, इधर 1 करोड़ रुपए आपके पास होगा। इसमें 2 ऑप्शन होगा। ये आप लमसम 1 करोड़ रुपए आप ले सकते हैं। किसके लिए ले सकते हैं? सपोज वो टाइम में आपका कुछ जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी निभाने के लिए आप ये 1 करोड़ रुपए यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वो टाइम में आपको किधर इन्वेस्ट करना है। आज बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन लोगों का प्रॉब्लम है पैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन 1 करोड़ आया, आप जिधर चाहिए उधर आप इन्वेस्ट कर सकेंगे। और तीसरा ये कि आपको वो टाइम में लगता है कि आपको कोई बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए कैपिटल हो गया, लोन लेने की जरूरत नहीं। और दूसरा इसमें ऑप्शन है पेंशन ऑप्शन है। पेंशन ऑप्शन अवेलेबल है। और पेंशन मतलब क्या है कि वो टाइम में ये आपको पूछा जाएगा कि 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए या पेंशन में डाल दो, तो पेंशन में डालेंगे तो वो टाइम का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा, वो टाइम का जो इंटरेस्ट रहेगा, वो इंटरेस्ट से आपको पेंशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल समझते कि वो टाइम में 4% है, सब 3% रहेगा 3% के हिसाब से, 2% रहेगा 2% के हिसाब से, 4% रहेगा 4% के हिसाब से। तो आपको 4% के हिसाब से 4 लाख रुपया पेंशन आएगा। कब तक आएगा? जब तक आपका जीवन है तब तक आएगा। आपके पास सेम पेंशन स्पाउस को उसके जिंदगी पर आएगा। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है स्पाउस को, क्योंकि जब तक हम लोग हैं हम लोग अपना स्पाउस का ख्याल रखते ही रखते हैं। अपने बाद ये पेंशन उनको काम आएगा, जिंदगी भर उनको पेंशन आएगा। और उनके बाद स्पाउस के जिंदगी के बाद सेम है, लेकिन वर्ड देखना कि अपना जिंदगी के बाद स्पाउस को, वाइफ के जिंदगी के बाद उनके नेक्स्ट जनरेशन को 1 करोड़ मिलेगा। जाते समय क्या लेके जाते बोलते जाते समय क्या लेके जाते, क्या छोड़ के भी जाते, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग 1 करोड़ रुपया कैश देके जाएंगे। आपके पास जो भी बना उनका सब एसेट्स उनका ही है। उनके बाद में वो नेम ट्रांसफर करो, ये करो, गवर्नमेंट के ड्यूज भरो, ये सब उनको करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है कैश है, एंड कैश इज किंग बोलते हैं, है ना, एसेट्स का राजा बोलते हैं कैश, वो उनको मिलेगा। ठीक है, 50 लाख रुपए का नेचुरल कवरेज है, 1 करोड़ का एक्सीडेंट कवरेज है और 50 लाख का डिसेबिलिटी कवरेज। दुनिया का हर एक चीज आप पैसे से खरीद सकते हैं। दुनिया का हर एक चीज आप पैसे से खरीद सकते हैं। ये आपको ये एफडी पैसे से कभी नहीं मिलेगा। 3 चीजों में पास होना पड़ेगा। सबसे पहले एज देखते हैं, एज में बैठना चाहिए। दूसरा हेल्थ देखेगा, आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। और हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का डॉक्टर जो चेक करता है, वो चेकिंग अलग टाइप का करता है। अपना जो डॉक्टर है आप कैसे हैं वो चेक करेगा, और LIC का जो डॉक्टर है आप अगले 15-20 साल कैसे रहेंगे वो चेक करता है। और तीसरा मनी, आप इनकम करते हैं उसका प्रूफ लगता है, आप इनकम करने वाले व्यक्ति होना चाहिए। ये 3 चीजों में पास हो गया ये एफडी मिलता है। और सब यक्स व्यक्ति ने ये पास हो गया यानी एफडी किया, और कल लाइफ को कल कुछ प्लस माइनस हो गया, सब ये व्यक्ति नहीं है, नेचुरल उसका डेथ होता है, तो फैमिली को तुरंत 50 लाख रुपया मिलेगा। वो 2 ऑप्शन होता है उधर। आगे का EMI तो भरना ही है, एफडी में जो EMI आता है ये भरना ही नहीं है। परिवार के पास नॉमिनी के पास 2 ऑप्शन है, 50 लाख रुपया तुरंत ले लो या 2.5 लाख का पेंशन लाइफ टाइम ले लो। मतलब हम लोग पेंशन में डाल सकते हैं। एक्सीडेंटली कुछ प्लस माइनस हो गया, 1 करोड़ रुपया तुरंत ले लो, आगे का पैसा भरना ही नहीं है, 1 करोड़ रुपया तुरंत ले लो। या 5 लाख रुपए का पेंशन जिंदगी भर का ले लो। और लास्ट एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी आती है। डिसेबिलिटी मतलब ये काम नहीं कर पाता है ना, वो व्याख्या अपने को उनको बोलना पड़ेगा। ऐसा हो गया तो आगे का EMI भरना पड़ता है, लेकिन ये EMI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भरेगा। अपने को फैमिली को 5 लाख रुपया अगले 10 साल से टैक्स फ्री देगा। और तीसरा ये जो 1 करोड़ रुपया जो बताया ना, ये भी पैसे भरे बगैर ये मिलेगा। ये सब कुछ एक FD1 EMI में आपको अवेलेबल है। ये आज ये 2 साल का जो सिचुएशन था, ये 2 साल के सिचुएशन में मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर आता हूँ, या बीच में मैं थोड़े से क्वेश्चन पूछ के मैं इसके ऊपर आता था। मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर आता हूँ कि लोगों को ये मालूम पड़ा
कि एक खुद का पैसिव इनकम होना चाहिए। ये आज सभी को मालूम पड़ा, ये हर एक के पास एक पैसिव इनकम होना चाहिए। अभी जो हमारा जो इनकम जो है, हम लोग जो इनकम कर रहे हैं उसका एक्टिव इनकम बोलते हैं। एक्टिव इनकम मतलब बॉडी, माइंड और टाइम, इसका यूज करके जो इनकम आता है उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। और ये तीनों चीजों का यूज ना करे और जो इनकम आता है उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। बॉडी मतलब मेरी प्रेजेंटी, माइंड बोले तो खाली उधर मुझे माइंड यूज करना पड़ता है और मेरा टाइम देना पड़ता है। और तीनों चीजों का यूज करके जो इनकम करते हैं उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। और तीनों चीजों का यूज ना करे उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। और पैसिव इनकम के लिए और एक क्राइटेरिया है, उसका डेट फिक्स होना चाहिए, अमाउंट फिक्स होना चाहिए और किसी प्रकार का रिस्क नहीं होना चाहिए, है ना। ये दो क्राइटेरिया है, बॉडी, माइंड एंड टाइम यूज नहीं करना चाहिए। और तीसरा, डेट फिक्स होना चाहिए, अमाउंट फिक्स होना चाहिए और किसी प्रकार का रिस्क नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। अभी बहुत लोग बोलते थे कि रेंट जो है पैसिव इनकम है क्या, ऐसा बहुत लोग पूछ रहे हैं। रेंट एक जमाने में पैसिव इनकम था, लेकिन अभी ये स्विच, अभी जो कोविड का टाइम हो गया उसमें सबको मालूम पड़ा कि रेंट एक पैसिव इनकम नहीं है। क्योंकि रेंट, उसका दो रीजन है ये जिसके वजह से मैं बोलता हूं कि ये पैसिव इनकम नहीं है। पहला रीजन कि उसके लिए रेंट वाला ढूंढना पड़ेगा, अपने को एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, रेंट कलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। और रेंट अभी टाइम पे तो मिलता नहीं है ना। आज बहुत लोगों का रेंट जो है वो आधा हो गया, बहुत लोगों का रेंट नहीं मिला, मुझे भी रेंट नहीं मिला, मुझे तो 2 साल से अभी रेंट नहीं मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि रेंट जो है ये पैसिव इनकम नहीं है, किसी प्रकार का उसमें रिस्क नहीं होना चाहिए, ऐसा बताया था। आज बॉम्बे में एक भांडुप करके एरिया है, उधर ड्रीम मॉल करके है, ऐसा मैंने सुना है कि वो ड्रीम मॉल अभी लॉक है, क्योंकि सब लोगों ने उधर प्रॉपर्टी लेके उसमें रेंट पे दिया था। अभी सभी को, किसी को रेंट उधर नहीं मिल रहा है, ऐसा मैंने सुना है, एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं। लेकिन रेंट, मैं खाली शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि रेंट ये पैसिव इनकम नहीं है। अभी पैसिव रेंट और ये हो गया, अभी पैसिव इनकम करना है बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए एक बड़ा चैलेंज आ रहा है। और ये हो सकता है, अभी जो स्क्रीन के ऊपर जो आप दिख रहे हैं कि जो अपना जो पेंशन आता है ना गवर्नमेंट लोगों को, ये जो है ये पैसिव इनकम है। और इसमें जो इन्वेस्ट करते हैं कि पेंशन प्लान में, अभी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का पास भी अच्छे पेंशन प्लान अवेलेबल है, उसमें जो आता है ये पैसिव इनकम उसको गिन सकते हैं। गवर्नमेंट वाले को जो पेंशन आता है वो पैसिव इनकम हो सकता है, और आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करके जो लाइफ टाइम गारंटेड जिसमें आता है उसको पैसिव इनकम बोल सकते हैं। और पैसिव इनकम करना चाहिए, ऐसा आज सबको मालूम पड़ा। हम लोग पहला क्या बोलते थे, 60 के बाद ये पैसिव इनकम होना चाहिए, लेकिन अभी 60 का क्राइटेरिया नहीं है। हर एक व्यक्ति को जैसा एक्टिव इनकम है वैसा पैसिव इनकम होना चाहिए। लेकिन पैसिव इनकम करने के लिए आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। आप जो समझ रहे वो रिस्क नहीं है, ये अलग प्रकार का रिस्क है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क। और इन्वेस्टमेंट रिस्क मतलब क्या है, कोई भी कंट्री डेवलप होती है, उधर दो चीजें होते हैं, इंटरेस्ट रेट डाउन होता है, टैक्स स्लैब बढ़ता है। इंटरेस्ट रेट डाउन होता है, टैक्स स्लैब बढ़ता है। हम लोग अभी जो भी डेवलप कंट्री में आप ये चीज देखेंगे, और उसमें सब जगह पे एक इन्वेस्टमेंट रिस्क नाम का एक चीज हो रहा है। अभी थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बोलना चाहता हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है। 20 साल पहले इंटरेस्ट रेट होता था 14%, मतलब 14% इंटरेस्ट रेट होता था। बाद में इंटरेस्ट हो गया 12%, बाद में इंटरेस्ट हो गया 10%, बाद में हो गया 8%, बाद में हो गया 6%, बाद में हो गया अभी इंटरेस्ट रेट 5% चलता है। इंटरेस्ट रेट 5% चलता है। अब ये इंटरेस्ट रेट डाउन क्यों हो रहा है? आपका ये सवाल होगा कि इंटरेस्ट रेट डाउन क्यों होता है। इंटरेस्ट इसके लिए डाउन होता है कि रेपो रेट डाउन होता है करके इंटरेस्ट रेट डाउन होता है। रेपो रेट मतलब क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को जो इंटरेस्ट रेट से पैसा देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। वो कंट्री का करेक्ट रेट होता है, वो देश का करेक्ट रेट होता है। और रेपो रेट डाउन होता है, इसके लिए इंटरेस्ट रेट डाउन होता है। रेपो रेट डाउन क्यों करते हैं? क्यों इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया। अभी जो इंटरेस्ट अपना रेपो रेट का 1% ज्यादा एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और 3% ज्यादा हाउसिंग लोन मिलता है। और जो भी लोन के रेट है ना वो रेपो रेट के ऊपर डिपेंड होते हैं। अभी इंटरेस्ट रेट डाउन होता है तो
बैंक का इंटरेस्ट डाउन हो गया, और इंटरेस्ट रेट डाउन हो गया तो बिजनेसमैन है ना लोन लेते हैं, लोन लेके क्या करते हैं, वो बिजनेस में डालते हैं, बिजनेस डेवलप करते हैं, और बिजनेस डेवलप हो गया, कंट्री का डेवलपमेंट होता है। इसके लिए डेवलप कंट्री में रेपो रेट बहुत कम है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप के तरफ जा रही है, और इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट रिस्क होगा। अभी देखना रियल में क्या हो रहा है। अभी सपोज मेरे पास 1 करोड़ है, मेरे पास 1 करोड़ का कॉर्पस है, 20 साल पहले 14% इंटरेस्ट था तो मुझे 14 लाख रुपया मिलता था, 14 लाख रुपीस मिलता था। बाद में इंटरेस्ट हो गया 12%, मेरे पास 1 करोड़ है लेकिन मुझे 12 लाख मिलना चालू हो गया। बाद में इंटरेस्ट हो गया 10%, मुझे 10 लाख आना चालू हो गया। बाद में हो गया 8%, मुझे 8 लाख चालू हो गया। बाद में 6 लाख का आना चालू हो गया। अभी इंटरेस्ट है 5% है, और 2021 में 4.85% इंटरेस्ट है। मतलब मेरे पास 1 करोड़ है, मुझे खाली 5 लाख रुपए मिलता है। अभी मेरा सवाल यह है, 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, 15 साल के बाद क्या होगा? और 15 साल के बाद इंटरेस्ट रह गया 1%, 15 साल के बाद इंटरेस्ट रह गया 1%। आप डेवलप कंट्री में देखना, सब लोग 1% है, बहुत सारा कंट्री में माइनस इंटरेस्ट चलता है। आज तीन कंट्री ऐसा है, उधर पैसा बैंक में रखेंगे तो बैंकों को पैसा देना पड़ता है। वो आप थोड़ा सा स्टडी करके देख लीजिए, अभी टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन 15 साल के बाद इंडिया में हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट 1% है, तो मुझे खाली 1 लाख रुपया 15 साल के बाद मिलेगा। 20 साल पहले मेरा खर्चा बहुत कम था, मुझे अमाउंट बहुत ज्यादा मिलता था, लेकिन आज 5% में मुझे खाली मेरे खर्चे बहुत बढ़ गए, मुझे पैसा बहुत कम आ रहा है। तो मेरा टेंशन एक ही है, मेरा 15 साल के बाद मेरा क्या होगा। अभी थोड़ा सा आगे मैं बोलता हूँ, ये जो स्लाइड को थोड़ा सा मैं उल्टा बोलता हूँ। सपोज मुझे 3 लाख रुपया चाहिए, मुझे एक मिनिमम जो खर्चा है मेरा 25,000 रुपया है, महीने का 25,000 मुझे चाहिए। तो आज मुझे 25,000 रुपया चाहिए, तो 5% के हिसाब से मुझे 60 लाख की कॉर्पस की जरूरत है। लेकिन जब भी 14% इंटरेस्ट होता था, तभी मैंने 21,40,000 में डिपॉजिट करता ऐसा जगह पे जिधर मुझे इंटरेस्ट की लाइफ टाइम गारंटी हो, जिसमें किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिस्क ना हो, ऐसा जगह पे मैं रखूं। तभी मुझे कॉर्पस चाहिए था 21,42,000, ये मुझे लगता था। बाद में इंटरेस्ट रेट हो गया 12%, 3 लाख चाहिए तो मुझे 25 लाख कॉर्पस की जरूरत पड़ी। बाद में इंटरेस्ट हो गया 10%, मुझे 30 लाख की जरूरत पड़ी। बाद में इंटरेस्ट हो गया 8%, 37,50,000 की जरूरत पड़ी। बाद में इंटरेस्ट हो गया 6%, तो 50 लाख मुझे लगता था। और आज मुझे 3 लाख रुपया चाहिए तो 60 लाख रुपया रखना पड़ेगा। 60 लाख रुपया मेरे पास है तो मुझे आज 3 लाख रुपया साल का, मतलब महीने का 25,000 रुपया आएगा। जो काम 21.42 में 21,42,000 में हो सकता था, उतना ही पैसा मिलने के लिए आज मुझे 60 लाख रुपीस मुझे लगेगा। और सुबह आज भी मैं ये नहीं करता हूं। और आज जैसे मेरे 20 साल चले गए, वैसे ही और 15 साल निकल गए, और तभी इंडिया में इंटरेस्ट होगा 1%, और वही महीने का 25,000 मतलब साल का 3 लाख रुपया मिलने के लिए 3 करोड़ मुझे रखना पड़ेगा, 3 करोड़ रुपया रखना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, मुझे कभी करना चाहिए? मुझे सपोज महीने का 25,000 रुपया चाहिए तो मुझे इन्वेस्टमेंट कभी करना चाहिए? एक्चुअली 20 साल पहले करना चाहिए था, वो ऑप्शन मेरा चला गया। बाद में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल थे, लेकिन तभी भी मैंने नहीं किया। तो आज बेस्ट ऑप्शन है, मुझे 60 लाख रुपीस डाल के महीने का 25,000 रुपया ले ले, ये बेस्ट ऑप्शन है। और आज नहीं मैं करता हूं तो 15 साल के बाद मुझे 3 करोड़ रुपया रखना पड़ेगा। लेकिन आज मुझे बताइए, 60 लाख रुपीस आज हर एक के पास हो सकते हैं क्या? आज 60 लाख रुपए हर एक के पास हो सकते हैं क्या? 60 लाख हर एक के पास नहीं हो सकता है। किसके पास होता है? हो सकता है एक व्यक्ति सपोज रिटायर्ड है, उसके पास 60 लाख हो सकता है, या किसी ने छोटा सा अपना प्रॉपर्टी बेचा रहेगा, उसमें से हो सकता है 60 लाख रुपए। तो आज मैं एक जबरदस्त मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। 60 लाख आपके पास नहीं है तो मैं आपके पास एक जबरदस्त ऑप्शन देता हूँ। मैं आपको ये 60 लाख रुपए EMI करके देता हूँ, इंस्टॉलमेंट, है ना। अब मैंने पहले वाला जो प्रेजेंटेशन EMI के बोला उसको डिलीट कर दो, उसको समझना ये अलग से आप समझो। मैं आपको 60 लाख रुपीस का EMI ऑप्शन करके देता हूं। मतलब ये EMI ऑप्शन मतलब क्या है कि सपोज आपने एक 60 लाख का प्रॉपर्टी देखा, आपको बहुत अच्छा लगा,
आपके पास पैसे नहीं, आप क्या करते हो, ईएमआई ऑप्शन लेते हैं। लेकिन ईएमआई में एक प्रॉब्लम है, 60 लाख आप लोगों ने ईएमआई ऑप्शन लिया तो हम लोग करीब 1 करोड़ रुपया भरते हैं। 1 करोड़ रुपया होता है, मतलब 50 लाख रुपए इंटरेस्ट में जाता है। तो इंटरेस्ट ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ईएमआई में। इसके लिए मैं विदाउट इंटरेस्ट का ईएमआई आपको करके देता हूँ, प्रिंसिपल का ईएमआई मैं आपको करके देता हूँ। 60 लाख रुपए आपके पास अभी है तो आप ये ऑप्शन एक साथ डाल के कर सकते हैं। 60 लाख रुपया नहीं है आपके पास में, मैं आपको ईएमआई ऑप्शन करके देता हूँ। तो 15 साल का ईएमआई करेंगे तो साल का 4 लाख का ईएमआई आएगा। लेकिन तो 15 साल में हम लोग 60 लाख जमा होता है, 60 लाख में आपको महीने का 25,000, तो साल का 3 लाख रुपए जिंदगी भर का मिलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए 60 लाख इकट्ठा देना अच्छा है कि साल का 4 लाख देना अच्छा है? कोई भी बोलेगा 4 लाख रुपया देना अच्छा रहेगा। लेकिन और एक आपको मैं गुड न्यूज देता हूँ, 4 लाख में भी आपको 1 लाख का डायरेक्ट डिस्काउंट देता हूँ। 1 लाख का आपको डिस्काउंट देता हूँ, आपको ईएमआई देना खाली 3 लाख रुपया। 1 लाख का डायरेक्ट मेरे तरफ से आपको डिस्काउंट, ऐसा समझ के चलना। तो हो गया 3 लाख का ईएमआई होगा। तो पूरा 15 साल में आप 45 लाख रुपए देते हैं तो 15 लाख रुपया आपको डायरेक्ट डिस्काउंट हो गया। ऐसा ऑप्शन आप देखना इंडिया में किधर भी अवेलेबल है क्या? किधर भी ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अभी ऑप्शन चेक करके देखना, पूरा 15 लाख रुपया डायरेक्ट आपको सब्सिडी मिल गया, आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिल गया। और पूरा 15 साल में आपका 45 लाख रुपए जमा होता है। 45 लाख के सामने 45 लाख के सामने आपको साल का 3 लाख रुपया आपको जिंदगी भर आपको मिलेगा। और ये जो मिलेगा उसमें 2-3 प्रकार के जो बेनिफिट है, मैं एक बार बोलना चाहता हूँ। अपने पास 2 ऑप्शन थे, 60 लाख रुपए अभी डाल दो या आप ये ईएमआई ले लो। 60 लाख रुपए अभी डाल दो और महीने का 25,000 3 लाख रुपया ले लो, या आपके पास 60 लाख रुपया नहीं है, मैं आपको ईएमआई ऑप्शन देता हूँ 15 साल का। यानी ईएमआई में सबसे मैंने क्या किया, डायरेक्ट आपको डिस्काउंट दिया। दूसरा बेनिफिट ये है, ये ईएमआई ऑप्शन में ये जो 3 लाख जो आएगा ये 100% टैक्स फ्री आएगा। टैक्स फ्री आएगा, ये सबसे बेस्ट चीज है। बेस्ट चीज है, फ्यूचर में आपको टैक्स फ्री कुछ भी नहीं मिलेगा। ये टैक्स फ्री मतलब ये इनकम है। आज मैच्योरिटी हर जगह पे आपको एलआईसी का भी मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिल सकता है, लेकिन इनकम जो है हमेशा टैक्सेबल रहता है। मतलब 60 लाख रुपए आपने डाला और आपको जो 3 लाख रुपए साल का चालू होता है 25,000, वो टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल है। लेकिन ये जो मैं करके दे रहा हूँ ईएमआई ऑप्शन में जो 3 लाख रहेगा ये 100% टैक्स फ्री आएगा, है ना। 2 बेनिफिट बताया। तीसरा बेनिफिट है, सब 60 लाख रुपए किसी ने डाला है, जिंदगी में उसको 3 लाख रुपया मिला, उसके जिंदगी भर के बाद नेक्स्ट जनरेशन को खाली 60 लाख रुपया मिलेगा, जो उसने रखा था वही मिलेगा। लेकिन ये जो ईएमआई ऑप्शन मैंने करके दिया, आपने कितना जमा किया था, 45 लाख रुपए जमा किया था, आपने 45 लाख जमा किया था, जिंदगी भर आपने टैक्स फ्री 3 लाख रुपया ले लिया। अपने जीवन के बाद आपका जो नॉमिनी होगा नेक्स्ट जनरेशन को अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा। 1.5 करोड़ रुपया मिलेगा 7 साल। आज ये कोविड के टाइम में बहुत लोगों को बहुत सारा चीज मालूम पड़ा, और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सबको मालूम पड़ा कि सबका एक इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, मेन अर्निंग मेंबर का इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए, ये सबको मालूम पड़ा। आज कोविड में 5 लाख लोगों का डेथ हो गया, उसमें से बहुत लोग मेन अर्निंग मेंबर थे, तो लोगों को मालूम पड़ा इंश्योरेंस लेना चाहिए। बहुत लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, लेकिन टर्म इंश्योरेंस में प्रॉब्लम क्या है, किसी ने सब आज टर्म इंश्योरेंस ले लिया, 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस ले लिया, आज क्या वैल्यू के हिसाब से सब उसने 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस लिया। 5 साल के बाद उसका वैल्यूएशन बढ़ता है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस उतना ही रहता है, जैसा उसका वैल्यू बढ़ता है वैसा टर्म इंश्योरेंस का वैल्यूएशन बढ़ता नहीं, पर टर्म इंश्योरेंस उतना ही रहेगा, लेकिन इसमें आपका एक इनबिल्ट इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। और ये इंश्योरेंस कवरेज सबसे स्पेशलिटी है, ये इंक्रीजिंग रहेगा, इंक्रीजिंग इसका इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। जैसा आपका वैल्यूएशन बढ़ेगा वैसा इंश्योरेंस का आपका जो कवरेज भी बढ़ते रहेगा। ये जबरदस्त जो प्रेजेंटेशन मैंने बताया, ये एक्चुअली क्या है, मैं शॉर्ट वर्ड में बोलता हूं। ये प्रेजेंटेशन का नाम है 8% गारंटेड टैक्स फ्री लाइफ टाइम। 8% गारंटेड टैक्स फ्री लाइफ टाइम। 15 साल के बाद मेरा एक डायलॉग आपके बुक में लिख लेना। 15 साल के बाद आप दिल से जो भी भगवान को मानते हैं
उसका दिल से प्रेयर करते हैं, तो भगवान कोई ना कोई रूप में आके आपको जरूर मिलेगा। लेकिन 8% गारंटेड टैक्स फ्री लाइफ टाइम की दर भी नहीं मिलेगा।